जय जोहार साथियों, मैं जयमन एक्का। आप देख रहे हैं हमारे जय मूल निवासी हिंदू न्यूज़ चैनल। वर्तमान में हमारे आदिवासियों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आरक्षण, हसदेव, अनुच्छेद 19(1) के जैसे, उस पर बहस छिड़ी हुई है और उन मुद्दों को लेकर हमारे साथी श्री निर्मल कुजूर जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के श्री संतोष साहू जी से चर्चा करने वाले हैं, जिन्हें देखने के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहें। सभी साथियों को जय जोहार, जय मूल निवासी। आपकी भी आज धन्यवाद। हमारे साथ में संतोष साहू साहब उपस्थित हैं। पिछड़ा वर्ग मोर्चा से हैं और काफ़ी लंबे समय से समाज के लिए काम कर रहे हैं और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो हम उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। हाँ, सर जय मूल निवासी। जी। सर आज जो छत्तीसगढ़ में स्थिति बनी हुई है चारों कोने में, आरक्षण जैसे खत्म किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, तो उसके वजह से जो है पूरे छत्तीसगढ़ के कोने-कोने में आदिवासियों के द्वारा धरना आंदोलन किया जा रहा है। उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, निर्मल जी, आपके यूट्यूब चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा ऐसे ज्वलंत मुद्दे को उठाया जा रहा है और समाज को इससे इसके इसको लेकर जो जानकारी दी जा रही है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। यस। जैसा कि आपका सवाल है कि छत्तीसगढ़ राज्य में चारों तरफ अनुसूचित जनजाति अर्थात आदिवासी भाइयों का धरना, आंदोलन रैली ऐसा चल रहा है। ये आरक्षण को लेकर मैं इस विषय पे ये कहना चाहता हूँ कि गुलाम भारत में अनुसूचित जनजाति को संख्या के अनुपात में राज्य की संख्या के अनुपात में राज्य में प्रतिनिधित्व मिला और केंद्र की संख्या के अनुपात में केंद्रीय स्तर पे प्रतिनिधित्व मिला। अभी छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति के भाइयों का जो आरक्षण मूलतः वो प्रतिनिधित्व है, सर्विस सर्विस में प्रतिनिधित्व है, पॉलिटिकल में प्रतिनिधित्व है, जो नौकरियां हैं या राजनीति है, उसमें जो प्रतिनिधित्व है, उसको माननीय न्यायालय के आदेशानुसार वो कम हो गया, 20% में आ गया और ये पूर्ववर्ती सरकार, वर्तमान सरकार का जो आंकड़ा है उसको ध्यान में रख के माननीय न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया है। मैं इस विषय पे कहना चाहता हूँ कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र प्रतिनिधित्व से चलता है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये मान्यवर कांशीराम साहब पूरे देश के गली-गली में नारा उनके द्वारा दिया गया गूंजा। ये बात संवैधानिक रूप से भी सत्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति के भाई जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो संख्या लगभग 37-38% था, पर उनको रिजर्वेशन आरक्षण शिक्षा में, नौकरी में, राजनीति में 32% मिला और आज वो 32% माननीय न्यायालय के निर्णय जो सरकारों ने जो भी रवैया अपनाया उसके अनुसार आया है। तो उसको लेकर बहुत व्यथित हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं कि भारत में 2 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है, झारखंड और उससे भी ज़्यादा संख्या है छत्तीसगढ़ कुल संख्या के हिसाब से। तो ये 2 राज्य में अगर आदिवासियों के साथ न्याय नहीं होगा, तो भारत के किस राज्य में न्याय होगा? और अगर ये 2 राज्य में शिक्षा में, नौकरी में, राजनीति में बराबर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तो किस राज्य में मिलेगा? इन बातों को लेकर वो बहुत चिंतित हैं, दुखित हैं और अनुसूचित जनजाति के 90 विधानसभा छत्तीसगढ़ राज्य में है, उसमें अभी वर्तमान में 30 विधायक हैं। 1 तिहाई कह सकते हैं आप और इतने बड़े प्रतिनिधित्व के बाद भी हज़ारों, लाखों लोग सड़कों पे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है और इसके ऊपर विद्वान लोग भी बहुत चिंतित हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र प्रतिनिधित्व के हिसाब से चलता है और प्रतिनिधित्व संख्या के हिसाब से चलता है। तो भारत सरकार, राज्यों की सरकार इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, जनरल और माइनॉरिटी ऐसे 5 वर्ग हम भारत में हैं संवैधानिक रूप से। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य और धार्मिक अल्पसंख्यक। जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुपात में उसकी हिस्सेदारी दे दी जाए, तो इस देश में हमारे राज्यों में सारा संवैधानिक जो झगड़ा खड़ा हुआ है, वो यस समय सर। समाप्त हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, धन्यवाद।
सर कुछ और सवाल हैं। जैसे वर्तमान समय की ही घटना है और ये भी एक ज्वलंत मुद्दा में से है, जो हसदेव अरण्य परसा केते का जो 5,40,000 पेड़ जो काटा जा रहा है और उससे कुछ उद्योगपतियों को ही फ़ायदा हो रहा है, जिसके बारे में भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा उसका आंदोलन हुआ और लंबे समय तक चला। उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे सर? कौन दोषी है उसके लिए? जी देखिए, देश को ऊर्जा चाहिए, बिजली चाहिए, उसके लिए कोयला चाहिए, ये निर्विवाद रूप से सत्य है। पर एक ही राज्य में, एक ही जिला में इतने क्या सभी पेड़ काट दिए जाएँगे कोयला के लिए? ये तो प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ है, पूरा पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ है। रायगढ़ जो छत्तीसगढ़ जिला का सबसे ज़्यादा फैक्ट्री लगे हुए हैं, यस सर। वहाँ का जो प्रदूषण है, वो देश दुनिया को पता है। वहाँ अगर सफ़ेद क कपड़े ऐसे पहन के आप खड़े हो जाएँ, तो आधा घंटे के अंदर आपे आप वो काला ऐसा परत ढक जाएगा। अभी आप कोविड के समय में देखें कि एक-एक ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेने लेने के लिए कितना मारा-मारी था कि हमें अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? ऑक्सीजन, स्वस्थ ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वो कहाँ से आएगा? वो जंगलों से आएगा, वृक्षों से आएगा, पानी से आएगा और हमारे देश की जनसंख्या के अनुपात में जितना वृक्ष होना चाहिए, उससे बहुत कम हो चुका है। जी, अमेरिका, यूएसए जैसे विकसित देशों में एक व्यक्ति के ऊपर 327 पेड़ हैं। यस सर। और भारत में एक व्यक्ति के पीछे अब अधिकतम 27-27 पेड़ बच गए हैं। तो आप स्वतः इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि भारत में पर्यावरण का आने वाले समय में और वर्तमान समय में वृक्षों का बचाया जाना कितना ज़रूरी है। और भारत में वृक्ष वहीं हैं जहाँ आदिवासी हैं यस सर। और जहाँ आदिवासी हैं वहीं जंगल है। और भारत में जंगलों का संवर्धन, संरक्षण, उसका विकास अगर भारत में सबसे ज़्यादा कोई वर्ग कर रहा है, तो अभी भी अनुसूचित जनजाति अर्थात आदिवासी भाइयों के द्वारा हो रहा है। तो परसा केते का जो मामला है वो जंगल बचना चाहिए। मैं यस सर। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अभी यस सर। सरगुजा जिला को देखिए, मैन पाट का ऊपरी हिस्सा का पूरा वृक्ष समाप्त हो गया है। मैदानी भाग का आप हालत देखिए पहाड़ों में सिर्फ पत्थर बच गए हैं, छोटे-छोटे झाड़ी में हो गए। तो क्या सारे पेड़ ही काट दिए जाएँगे? फिर मानव जीवन का क्या होगा? तो भारत सरकार, राज्यों की सरकार ऊर्जा के लिए, बिजली के लिए नई-नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करे, जो विश्व के अंदर कोयला नहीं है। उन देशों में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध है, तो वहाँ कौन से स्रोत से बिजली पैदा किए जाते हैं? इसको सरकार अध्ययन करे और हमारे भारत देश और हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये लागू हो, मेरा ये कहना है। जी। एक अंतिम सवाल है सर। सर जो जसपुर और सीतापुर में जो कार्यक्रम था, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का, उस कार्यक्रम को आर्टिकल 19 के तहत में आयोजन किया जा रहा था। क्योंकि उस कार्यक्रम का काफ़ी बड़े रूप में विरोध हुआ और ये हमारे लोगों का जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, उसका खुले तौर पे हनन है। तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जसपुर जिला में 4/9 यस, 2022 को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित था। मैं वहाँ उपस्थित नहीं था और ना ही वहाँ की जानकारी मुझे बराबर उस समय मिली। लेकिन बाद में मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिला, तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद भारत का अनुसूचित जनजाति अर्थात आदिवासी भाइयों का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है और उसके राष्ट्रीय संरक्षक अगर कार्यक्रम ले रहे हैं तो वो गैर जिम्मेदार बयान नहीं देंगे और जो संवैधानिक बातें हैं उनको बार-बार धार्मिक बातों में कन्वर्ट करके दिखाया जाना, ये समाज में कुछ षड्यंत्रकारी लोगों का मुझे कुटिल चाल लगता है। जैसा कि अभी सरगुजा में, अंबिकापुर में भी हुआ, सीतापुर में भी हुआ, हम छत्तीसगढ़ के विभिन्न ब्लॉकों में, जिला में, भारत के अन्य राज्यों में हमारा आना-जाना निरंतर है। मैं पिछड़े वर्गों का राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे पदों पे मैं आसीन हूँ, तो इस वजह से हमारा आना-जाना लगा रहता है। अभी भारत में जो भी अपने संवैधानिक हक की बात कर रहा है अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर रहा है, उसको जानबूझकर धार्मिक बातों की ओर
डाइवर्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने शिक्षा के ऊपर बात ना करें, नौकरी के ऊपर बात ना करें, राजनीतिक हक के ऊपर बात ना करें, उद्योग धंधों के ऊपर बात ना करें, ज़मीन में हिस्सेदारी की बात ना करें। ये भूखमरी, गरीबी, कुपोषण, आप देख रहे हैं कि भारत में चिकित्सा का क्या स्थिति है। इतना सड़क खराब है देश में और राज्यों में कि हज़ारों लोग अकाल मौत जा रहे हैं, जवान-जवान लड़के सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जा रही है, पूरा परिवार बिलख रहा है। ऐसे स्थिति में शिक्षा के ऊपर बात नहीं करना, चिकित्सा के ऊपर बात नहीं करना, सड़क के ऊपर बात नहीं करना, भुखमरी के ऊपर बात नहीं करना, महँगाई के ऊपर बात नहीं करना, सिर्फ़ धार्मिक बातों के ऊपर बात करना, तो ये इस विषय को पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को समझना होगा कि हमें ज़रूरत किस बात की है। और जैसे संविधान के रहते हुए अगर किसी को बोलने ना दिया जाए, अगर हमारे साथ छुआ-छूत हुआ है, हम जातिगत भेदभाव के शिकार हुए हैं, हमें अपमानित और जलील किया जाता है, जाति के नाम पे हमारे साथ व्यवहार किया जाता है। हम उत्तर प्रदेश गए थे, वहाँ पे सबसे पहले दरवाजे में बताना पड़ता है, वहाँ पूछा जाता है, आप कौन से बिरादर के हैं? मैं तेली जाति का हूँ, मैं स्पष्ट बोलता था, जिसको मुँह देखने से खाना नहीं मिलेगा, दिन खराब हो जाएगा, ऐसे लोगों ने ये पूरे देश में प्रचारित किया है। तो हम बोलते थे कि मैं तेली जाति का हूँ, जिसका मुँह देखने से दिन खराब होता है, खाना नहीं मिलता है, ऐसे इस देश के ब्राह्मणी सिस्टम के लोगों ने प्रचारित किया है, उसके सबूत हैं, उसके शिकार हमारा परिवार हुआ है, उसके हम खुद गवाह हैं। जी, जी। तो आगे बात करिए हम बोलते थे। तो वहाँ पे फिर जाति के नाम पे आपको गिलास और कप का उपयोग करना पड़ेगा। बिहार का हालत हम देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का हम हालत देख रहे हैं, झारखंड की स्थिति हम अब हमने आपको पूर्व में कहा कि भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ हमारा आना-जाना नहीं है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में संविधान के ऊपर बात होना चाहिए, लोकतंत्र के ऊपर बात होना चाहिए और आज़ादी के 75-76 साल के बाद भी शिक्षा बराबर इस देश में उपलब्ध नहीं हुआ, चिकित्सा बराबर उपलब्ध नहीं हुआ, सड़कें नहीं बन पाई, पूरे इतना जनसंख्या अनकंट्रोल हो गया। ये किसकी ज़िम्मेदारी थी? सरकारों की ज़िम्मेदारी थी और हर बातों को धार्मिक रंग दे देना, धार्मिक चश्मे से उसको देखना, ये बिल्कुल इस देश के लिए और भारतीय समाज के लिए घातक है और मैं ऐसे जो शरारतीपूर्ण जो क बिना जानकारी लिए, बिना उसका छानबीन किए, जो लोग ऐसे सड़कों पे अचानक आके करते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी कार्यक्रम का क्या मुद्दा है, उसको बखूबी आप समझें, जानें, पढ़ें। अगर वो संविधान के विरोध में है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके लिए विधि की व्यवस्था है, आप थाना जाइए, वहाँ जी, जी, जी। एफआईआर कराइए, उसकी गिरफ्तारी हो, जो संबंधित लोग हैं, उनके ऊपर विधिवत न्यायालयीन प्रक्रिया से कार्रवाई हो और कठोर दंड मिले। लेकिन जी, जी। ये नहीं कि कोई से धरना सभा कर रहा है और उसके विरोध के लिए आप इस तरीके का रास्ता अपनाएँगे, ये भारतीय समाज के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए संविधान और संविधान की मर्यादा और कानून को लेकर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हमारे सभी युवा साथियों से शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जनजाति के, अन्य पिछड़े वर्ग के भाइयों से, समान वर्ग के भाइयों से, धार्मिक अल्पसंख्यकों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कि ये देश हम सबका है, हम सब लोगों को यहाँ भाईचारा के साथ रहना है और संविधान सबसे ऊपर है। जी, संविधान जी। की व्यवस्था के अनुसार हमें जीना होगा। हम किसी के हक को माँग नहीं सकते और कोई हमारे हक को हकमारी ना करे। ऐसा मैं जी, जी। सोचता हूँ। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने हमको समय दिया। अ, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आशा और उम्मीद करते हैं कि लोग इसको सुनेंगे, समझेंगे और लोग जागरूक होंगे। धन्यवाद। जी, जय धन्यवाद। जोहार, जय मल्लमारी।